और हम लाइव क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू जी। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास, ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। और आज तारीख है, आप सब जानते हैं, 29 जून 2020, 29 जून 2020। वक्त तो चला है 10:58, अभी भी 2 मिनट बाकी है क्लास शुरू होने में। मैं लाइव आ चुका हूं क्योंकि मैं वक्त से पहले आ गया था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं 2-3 मिनट पहले आ जाता हूं, इतने हम बातचीत कर लेंगे। क्लास का टाइटल चेंज करवा दिया जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने पढ़ने की शुरुआत की थी प्राचीन भारत से, एंशिएंट इंडिया से। और एंशिएंट इंडिया में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज कवर कर चुके हैं, और हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हम शुरुआत कर चुके थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलने वाले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, और उन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष या फॉसिल्स के बारे में। ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, दिस इज एंशिएंट इंडिया, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। और इसमें हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे अब क्या कहा जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। और अगर डेट की बात करें, काल्य निर्धारण या काल्य निर्धारण के बारे में बात करें, तो हम सब जानते हैं कार्बन 14 डेटिंग मेथड से इसका जो काल निकल कर आता है वो है 2500 बीसी से लेकर लगभग 1750 बीसी तक। वैन विल योर न्यू पॉलिटी बैच कम। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो हिस्ट्री स्पेशल का बैच है वो 3 जुलाई से आ रहा है। 3 जुलाई से हम हिस्ट्री स्पेशल की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे। और उसके नेक्स्ट वीक में फिर पॉलिटी स्पेशल का नया बैच आ जाएगा। फंटूस को फटाफट से ब्लॉक कीजिए और फंटूस को बताइए कि ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं। तो जब फंटूस ब्लॉक हो जाएगा तो अपना समझ में आ जाएगा कि लाइव क्लास थे। मुबारक हो फंटूस, आपको हम यहाँ से ब्लॉक करके बता देते हैं कि दिस इज लाइव क्लास, नॉट रिकॉर्डेड। वाह, कार्बन 14 डेटिंग मेथड क्या है, साइंस स्पेशल दिया। जब साइंस की क्लास होगी, ठीक है, तो ये साइंस में आपको मिलेगा, और साइंस में आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज कार्बन 14 डेटिंग मेथड। चलिए जी, वक्त तो चला है 11:02, और फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम कुछ बात कर चुके थे, और मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से जी। तो हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि हमें किस तरीके से इस सिविलाइजेशन या इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। मैंने आपको बताया कि जब हड़प्पा से या जब लाहौर से कराची तक के जमीनों पर बने हुए टीलों की खुदाई की जा रही थी और वहां पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम चल रहा था, तो वहीं से कुछ अवशेष निकले, जिसके बारे में जानकारी सबसे पहले हम सब जानते हैं इकट्ठा करने की कोशिश की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही हमने क्या किया, हम सब जानते हैं फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व का जनक कहा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सबसे पहला स्थल या जो सबसे पहली साइट इस सिविलाइजेशन की खोजी गई, दैट इज, हम सब जानते हैं वो कौन सी थी, हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और इसके बाद दूसरी साइट 1922 में मोहनजोदारो क्या की गई, खोजी गई। पॉलिटी कब से होगा भाई, मैंने आपको बताया था कि हम हफ्ते में 3 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे और 3 दिन पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हफ्ते में जितनी भी क्लासेस चलेंगी, जैसे आज मंडे है तो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में क्या पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे। और अगर एक हफ्ते में मेरी 4 क्लासेस होती हैं, तो 4 क्लासेस का मतलब है 2 में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और 2 में पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, भाई पॉलिटी भी मुझे पढ़ाना है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हिस्ट्री हो रही है, क्योंकि अभी तो ओवरऑल क्लास ही बहुत कम हुई है। तो आप टेंशन मत लीजिए, सारी की सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। मैंने आपको बताया था कि दिस इज कंसीडर्ड एज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इसको हम शहरी सभ्यता कहते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, जो समकालीन है, जो कंटेम्प्रेरी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, और पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दैट वाज ट्रायंगुलर इन शेप। और हम सब जानते हैं जो इसका आकार था वो त्रिभुजीय था, ये त्रिभुजीय आकार की थी। और ध्यान रखेंगे, द मोस्ट फेमस फीचर या इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, दैट वाज इट्स सिटी प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता ही इसका नगर नियोजन और इसकी जल निकासी प्रणाली थी। आपसे पूछेंगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे ज्यादा किस मेटल या किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इस सभ्यता के लोगों ने कॉपर या तांबे का इस्तेमाल किया था, और इसी सभ्यता के लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया था या कांसे का निर्माण किया था। इसीलिए यही कारण है कि इस सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह सभ्यता कांसे युगीन सभ्यता भी कहलाती है। तो चाहे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहें, चाहे आप इसे हड़प्पा सभ्यता कहें, चाहे आप इसे सैंधव सभ्यता कहें, चाहे आप इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, सारे के सारे नाम इसी सभ्यता को दिए गए हैं। और ये सबसे ज्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि जो उसका नगर नियोजन था, जो उसकी सिटी प्लानिंग थी, और जो उसका ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली थी, वो अद्वितीय थी। और बहुत ही कम ऐसी सिविलाइजेशंस हुई हैं, बहुत ही कम ऐसी सभ्यताएं हुई हैं जिसमें इतना कुशल कार्य देखा गया हो। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि ये साधारण लोगों के द्वारा बसाई गई एक असाधारण सभ्यता थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस सभ्यता में जो हमें चीजें मिली हैं और जो हमें नगर नियोजन मिला है, वो आज से अगर हम कंपेयर करें तो वो अद्वितीय है। और उस हिसाब से अगर आज से 4500 या 5000 साल पुरानी बात करें तो हमें आश्चर्य होता है, हम सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था आज से 4500-5000 साल पहले भी लोगों ने क्या की थी, मेंटेन की थी। लेकिन हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अभी तक मोर देन 350 साइट्स, अभी तक 350 से भी अधिक स्थल हमें इस सभ्यता के मिल चुके हैं।
लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, जब 1957 में इंडिया डिवाइड हुआ, तो इसके जो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल थे वो सारे के सारे कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, तो अगर हम इंडिया की बात करें या भारत में बात करें, तो ध्यान रखेंगे जो इसकी मैक्सिमम साइट्स हैं, जो इसके सर्वाधिक स्थल हैं, वो हमें भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। तो वो भारत के गुजरात में है। मैंने आपको बताया था कि सबसे उत्तर में जो स्थल है वो जम्मू कश्मीर का हमें मांडा प्राप्त हुआ था, जो चिनाब नदी के किनारे था। सबसे दक्षिण की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अहमदनगर का दैमाबाद इसका सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है, जो गोदावरी नदी के किनारे हमें मिला था। सबसे ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो वो था मेरठ उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो हमें हिंडन नदी के किनारे मिला। और फिर सबसे पश्चिमी की साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी साइड थी सुत कागेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में हमें मिला सुत कागेंडोर, और हम सब जानते हैं जो दाश्क नदी के किनारे था। अब हम इसमें महत्वपूर्ण बात करेंगे किसके बारे में? बहुत ही बढ़िया। एक आदमी लिख रहा है कि नियोलिथिक नहीं हुआ है। मेरे भाई, नियोलिथिक पीरियड हमने स्टोन एज में पढ़ लिया था। आप एक बार क्लास को दोबारा से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि इस सभ्यता के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे और वहां से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी थी। तो चलिए फटाफट से सबसे पहला स्थल लिखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी, कौन सा स्थल मिला था। तो सबसे पहला ही स्थल हम लिखते हैं हड़प्पा। इस सभ्यता से मिलने वाला सबसे पहला स्थल लिखिए हड़प्पा। और हमने पढ़ा था कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और अगर हम वर्तमान लोकेशन के बारे में बात करें और अगर प्रेजेंट लोकेशन के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर के पास मांटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछेंगे कि बताइए हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी कहलाती है? द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड, द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, या हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, एक 12 कक्षों का अन्नागार, 12 रूम्स या चैम्बर्स ग्रेन यार्ड। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है 12 चैम्बर्स या एक 12 रूम्स ग्रेन यार्ड, एक 12 कक्षों का अन्नागार। जब हड़प्पा में खुदाई की गई, जब हड़प्पा की खोज की गई, तो वहीं पर एक बिल्डिंग के अवशेष मिले, एक बिल्डिंग के एविडेंसेस मिले जिसमें 12 चैम्बर्स थे, एक तरफ 6 और उसके सामने भी 6। और उसी बिल्डिंग को इस साइट की, इस स्थल की सबसे बड़ी बिल्डिंग माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब उसकी मिट्टी पर रिसर्च किया गया तो हमें उसी की मिट्टी से जौ और गेहूं के दानों के अवशेष मिले। और क्योंकि वहीं से हमें जौ और गेहूं के अवशेष मिले, इसी आधार पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट या हमारे पुरातात्विदों के द्वारा उसे क्या मान लिया गया? एक ग्रेन यार्ड मान लिया गया। और ऐसा कहा गया कि वो जगह, वो बिल्डिंग ग्रेन्स रखने के या फिर अन्न रखने के काम आया करती थी। वो एक अन्नागार था, वो एक ग्रेन यार्ड था। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से, यहां की मिट्टी से हमें जौ और गेहूं की ही कृषि किए जाने के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन, या इस सभ्यता की जो प्रमुख फसलें थी, तो ध्यान रखेंगे वो मानी ही क्या जाती हैं? जौ और गेहूं मानी जाती हैं। आपसे सवाल पूछेंगे किस तरीके से कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्य रूप से किसकी कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त थी? जौ और गेहूं, क्योंकि जितने भी स्थल हमें मिले हैं वहां पर मुख्य तौर पर जौ और गेहूं की ही कृषि की जाती थी। इसके अलावा अगली चीज जो हमें वहां से मिली है वो है एक ग्रेवयार्ड। और हम सब जानते हैं ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। हड़प्पा में ही खुदाई में हमें एक ग्रेवयार्ड या एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे नाम दिया गया है R37, या जिसे आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? समाधि 37। अब इसे R37 या समाधि 37 क्यों कहा गया है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब हड़प्पा में खुदाई की गई तो हड़प्पा से ही हमें एक कब्रिस्तान या एक ग्रेवयार्ड मिला, जहां से 57 स्केलेटन्स या 57 मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए। और जितने भी 57 स्केलेटन्स या मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए, तो ध्यान रखेंगे उन सारे की सारे कंकालों या उन सारी की सारी जो डेड बॉडीज थी, उनके सर उत्तर की दिशा में थे और उनके जो पांव थे वो दक्षिण की दिशा में थे। कहने का मतलब उन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ ही लिटाकर क्या किया गया था? दफनाया गया था। जब सारे के सारे स्केलेटन्स या कंकालों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च किया गया, तो ध्यान रखेंगे उसमें से केवल और केवल 37 स्केलेटन्स पर ही रिसर्च किया गया, और उसमें से जो 20 कंकाल थे वो पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। कहने का मतलब जब 757 स्केलेटन्स को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च किया गया, तो उसमें से 20 इतने ज्यादा डिकम्पोज हो चुके थे, 20 इतने ज्यादा बुरी तरीके से नष्ट हो चुके थे कि उन पर रिसर्च करना भी क्या था? इम्पॉसिबल था। इसीलिए जो रिसर्च हुआ वो केवल कितनों पर हुआ? 37 स्केलेटन्स पर। और उसी आधार पर इस कब्रिस्तान को नाम ही क्या दिया गया है? R37 या समाधि 37। ये भी हमें कहां से मिला? हड़प्पा से मिला। बताइए, ये तो हालात है आप लोगों के। लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि टॉपिक लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? इतनी जल्दी टॉपिक खत्म होने लगे तो हो गया काम? अभी कहाँ टॉपिक खत्म हो गया था, अभी टॉपिक बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण चीज जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, लिख लीजिएगा, अ स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। अब ये उर्वरता की देवी क्या है?
स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या उर्वरता की देवी की एक मूर्ति जो भी हमें कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ये जो स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है या ये जो उर्वरता की देवी की एक मूर्ति है, ये बेसिकली क्या है, हमें एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा से ही हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है। और स्त्री के गर्भ से पौधे के उगने का मतलब ही हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया है कि ये धरती से फसल के उगने का ही क्या है, साक्ष्य है। और ध्यान रखेंगे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है, ये एज्यूम किया है कि उस समय शायद लोग धरती की पूजा किया करते होंगे और धरती को क्या माना करते होंगे, उर्वरता की देवी या गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इसी वजह से हमने उस मूर्ति को संज्ञा किसकी दी है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या उर्वरता की देवी की एक मूर्ति हमने उसे बताया है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहां से मिलती है वो है शंख का बना हुआ एक बैल। तो हमें हड़प्पा से ही एक बुल मिला है, एक बैल मिला है जो किसका बना हुआ था, शंख का बना हुआ था। इसके अलावा लिख लीजिएगा एविडेंसेस ऑफ, इसके बाद लिखेंगे एविडेंसेस ऑफ हाउसेज ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारियों के आवास के अवशेष। हमें वहां से कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स मिली हैं जो वहां पर कार्यरत या वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के आवास बताए गए हैं या हाउसेज ऑफ एम्प्लॉइज बताए गए हैं। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है मेरे भाई, मेरे बैकग्राउंड में तो यार कोई साउंड नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं एक बार चेक करा लेता हूं, मुझे लगता नहीं है कि यहां पे तो कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं हो रही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रिप्टेड सील्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रिप्टेड सील्स या फिर अभिलेख वाली सर्वाधिक मोहरें भी हमें कहां से प्राप्त होती हैं, हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। और इसके अलावा लिख लीजिएगा बटन शेप्ड सील्स या बटन के आकार की मोहरें भी हमें कहां से मिली हैं, हड़प्पा से। ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण चीजें हैं या महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्थल लिखिए, अगला महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदारो या जिसे आप हिंदी में क्या लिखेंगे, मोहनजोदड़ो। हम सब जानते हैं इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी और वर्तमान में पाकिस्तान में कराची के पास लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु या इंडस नदी के ही किनारे एग्जिस्ट करता है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसके शब्द का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो को का मतलब ही क्या होता है, मृतकों का टीला। और ध्यान रखेंगे सबसे पहले द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो वॉज, लिख लीजिएगा अ ग्रेट ग्रेन यार्ड, एक विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली जो सबसे बड़ी इमारत हमें मिली है, जो सबसे बड़ी इमारत के जो हमें अवशेष मिले हैं वो क्या माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे, वो एक विशाल अन्नागार या एक ग्रेट ग्रेन यार्ड माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो से भी हमें एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ जो इस स्थल से या इस साइट से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत है। और ध्यान रखेंगे इसकी अगर हम डायमेंशन के बारे में बात करें कि ये जो इमारत थी या ये जो अन्नागार था ये कितना बड़ा था, तो ध्यान रखेंगे ये 45.71 मीटर लंबा। एग्जाम ग्रेन यार्ड तो हड़प्पा में भी था ना, तो भाई साहब मोहनजोदड़ो में भी हो सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब जानते हैं, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया। मुझे यही उम्मीद थी, नहीं सर स्विमिंग पूल, ठीक है भाई साहब आप स्विमिंग पूल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वो बताना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही माना जाता है। एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ था और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया था, सीजीएल में पूछा गया था और उसका आंसर भी क्या है, ग्रेट ग्रेन यार्ड या विशाल अन्नागार, जिसकी डायमेंशन थी 45.71 मीटर लंबा था और ध्यान रखेंगे 15.23 मीटर चौड़ा था। और ध्यान रखेंगे मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत माना ही क्या जाता है, एक विशाल अन्नागार। लेकिन अगर आपसे सबसे प्रसिद्ध इमारत पूछे या द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ दैट साइट या इससे प्राप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी, तो ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा अ ग्रेट बाथ या एक विशाल स्नानागार। यहां पर कुछ स्टूडेंट दावेदारी कर रहे हैं इस चीज की, हाँ मुझे पता था कि लूसेंट वाले जितने भी लूसेंट बुक को हनुमान चालीसा समझ के पढ़ते हैं, मुझे मालूम था वो इस बात की दावेदारी जरूर करेंगे कि सर लूसेंट में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन भाई मेरे भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अग्रेट बात है या जो विशाल स्नानागार है, अगर हम इसकी डायमेंशन के बारे में बात करें तो ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, ठीक है भाई, और 2.43 मीटर गहरा।
लीजिए, मैंने आपके सामने डायमेंशंस क्या कर दी है, लिख दी है। अब अगर आपको डायमेंशन से समझ में आ गए हैं तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सी बड़ी इमारत होगी। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखना। ठीक है, केवल और केवल लूसेंट को ही पवित्र ग्रंथ और रामचरितमानस समझकर पढ़ना बंद कर दीजिए। बिगेस्ट बिल्डिंग जो है वो एक विशाल अन्नागार है। अगर लूसेंट में ऐसा लिखा है, वैसे तो मैं नहीं मान सकता हूँ कि लूसेंट में गलत लिखा होगा, क्योंकि किताब वाकई में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है तो आप ठीक कर लीजिएगा। सबसे प्रसिद्ध इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार, लेकिन ये सबसे बड़ी इमारत नहीं है। सबसे बड़ी इमारत तो एक विशाल अन्नागार, एक ग्रेट ग्रीन यार्ड मानी जाती है। इसके अलावा मोहनजोदारो से ही हमें और कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, लिख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ नटराज, स्टैचू ऑफ नटराज या नटराज की मूर्ति। और हम सब जानते हैं गॉड ऑफ डांस या नृत्य का देवता ही नटराज को कहा जाता है, जिसे रूप माना जाता है किसका, भगवान शिव का। इसके अलावा अगली चीज स्टैचू ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो भी किसका रूप माना गया है, भगवान शिव का रूप। इसके अलावा लिख लीजिए स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, एक पुरोहित राजा की मूर्ति। स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग या एक पुरोहित राजा की मूर्ति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे प्रसिद्ध, अगर सबसे प्रसिद्ध मूर्ति या सबसे प्रसिद्ध स्टैचू के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, तो इसकी सबसे प्रसिद्ध जो स्टैचू मानी जाती है वो है स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल या नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति, नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति। और ये सबसे प्रसिद्ध मूर्ति इसलिए है बिकॉज दैट वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ये कांसे द्वारा निर्मित थी। दैट वॉज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो हमें मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो से ही मिली हैं, लिखिए अ बिल्डिंग ऑफ अ कॉलेज, एक महाविद्यालय भवन की इमारत। अगली चीज एविडेंस ऑफ अ वेल इन एवरी हाउस, या हिंदी में लिख सकते हैं प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य, प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य। एविडेंस ऑफ अ वेल इन एवरी हाउस। इसके अलावा हॉर्स टीथ, घोड़े के दांत, एक लिख लीजिएगा। गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान, गीली मिट्टी पर कपड़े के निशान। इसके अलावा लिख लीजिएगा गले हुए तांबे के ढेर भी हमें कहां से मिले, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो से मिले। ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये वो महत्वपूर्ण अवशेष हैं जो हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है अभी भी, भाई एक मिनट रुकिए, मैं चेक करा लेता हूं। तो बड़ी देर से बच्चे कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है, एक बार चेक कर लो, या अपने फोन में चला के चेक कर लेना। आवाज तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रखी है, एक बार अपने फोन में चेक करके देख लो। एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे, जरा मैं चेक करा लेता हूं। जी वेलकम बैक। आई होप कि अब ठीक हो चुकी होगी, और अगर ठीक नहीं हुई है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए यार, ठीक है ना। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होगी, सारी की सारी चीज़ें सेट कर दूँ, हो सकता है आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही हो। अरे कुछ ठीक है, चलिए अब अगर आप सारी की सारी चीज़ें ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण अवशेष और महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स। ध्यान रखेंगे इस सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, और ये जो 2 प्रशासनिक राजधानी थी इन्हें ट्विन कैपिटल्स कहा जाता था, ये कहलाती थी जुड़वा राजधानियां। और ध्यान रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा ही किसे जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो को। ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए व्हाट वाज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी थी, तो जब बात होगी वाणिज्यिक राजधानी की या कॉमर्शियल कैपिटल की तो ध्यान रखेंगे दैट वाज लोथल।
और हम सब जानते हैं प्रेजेंटली लोथल इज इन गुजरात। और ये कॉमर्शियल कैपिटल या ये वाणिज्यिक राजधानी किस लिए कहलाती थी, ध्यान रखेंगे, इसलिए कहलाती थी क्योंकि जो लोथल था वो एक पोर्ट था, वो इस सभ्यता का बंदरगाह था। और जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था वो मुख्य रूप से कहां से होता था, लोथल से हुआ करता था। बिल्कुल वैसे ही अगर हम आज बात करें तो हम सब जानते हैं हमारे देश की प्रशासनिक राजधानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है, लेकिन हमारी जो कमर्शियल कैपिटल है, जो हमारी वाणिज्यिक राजधानी है, वो किसे माना जाता है, मुंबई को। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है और मुंबई कमर्शियली या कमर्शियल कैपिटल या वाणिज्यिक राजधानी कहलाता है भारत की। बिल्कुल ऐसे ही हमने लोथल को क्या माना है, वहां की वाणिज्यिक राजधानी माना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले स्थल के बारे में। फटाफट से हेडिंग डालिए और लिखिए अगला स्थल चन्हुदारो या चन्हुदरो। खोज 1931 में हुई थी और उत्खनन करता थे MG मजूमदार। वर्तमान में ये भी पाकिस्तान के सिंध में स्थित एक स्थल है जो इंडस या सिंधु नदी के ही किनारे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे दैट वाज द ओनली रूरल साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। इस स्थल को इस सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना जाता है। दैट इज कंसिडर्ड एज द ओनली रूरल साइट ऑफ द सिविलाइजेशन। इसको इस सभ्यता का एक ग्रामीण स्थल माना जाता है क्योंकि ध्यान रखेंगे बाकी सारे के सारे स्थलों में जो हमें मकान मिले हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए मिले थे, लेकिन एकमात्र चन्हुदरो ही ऐसी जगह है जहां पर हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर हम बाकी स्थलों के बारे में बात करें तो बाकी स्थलों पर जो इस्तेमाल होने वाली ईंटें थी उनका अनुपात 4:2:1 था। सारी जगहों की जो ईंटें थी वो 4:2:1 में बनी थी, लेकिन यहां से चन्हुद्वारो एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से हमें गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहां से हमें गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे, जो यहाँ के रेजिडेंट्स थे या जो यहाँ के निवासी थे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उन्हें एक कुशल या उन्हें कुशल कारीगर माना गया है। और हमारे इतिहासकार, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि चन्हुदारों से मिलने वाली चीजों से हमें जानकारी मिलती है कि जो वहां के लोग होंगे वो कुशल कारीगर रहे होंगे। यही कारण है कि वहां से हमें मन के प्राप्त हुए हैं, सीप के खिलौने प्राप्त हुए हैं। वहीं से हमें मन के प्राप्त होते हैं, सीप के खिलौने प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अस्थियों से बने उपकरण प्राप्त होते हैं या वो इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो बोन्स से बनाए गए थे, सीप से बनाए गए थे। इस आधार पर इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो एक ग्रामीण स्थल था। इसके अलावा चन्हुदारों से ही हमें मिलती हैं एविडेंसेस ऑफ बैंगल्स एंड लिपस्टिक्स या चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य। इसके अलावा सिलिंड्रिकल सील्स या बेलनाकार मोहरें, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें कहां से मिलती हैं, चन्हुदारों या चन्हुदरों से। और एक और महत्वपूर्ण चीज लिख लीजिएगा, स्टैचू और पिक्चर ऑफ अ कैट फॉलोड बाय अ डॉग। हिंदी में लिख सकते हैं बिल्ली का पीछा करते एक कुत्ते का चित्र। बिल्ली का पीछा करते एक कुत्ते का चित्र। हाँ, बहुत ही बढ़िया। 4:2 क्या है? अरे मेरे भाई, आपको पता है ना कि जो ईंट होती है वो क्यूबॉइड आकार में होती है, और अगर वो क्यूबॉइड आकार में होती है तो उसकी अगर आप डायमेंशन चेक करेंगे, जो ईंटें हमें कहां से मिली, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो उसका जो डायमेंशन है वो कितना है, 4:2:2 2:1, 4:2:1। साक्ष्य क्या होता है, हरिंदर जी पूछ रहे हैं। साक्ष्य का मतलब मेरे भाई एविडेंस से है। तो ध्यान रखेंगे चन्हुदारो ही वो एकमात्र स्थल है जहां से हमें एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है या बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण स्थल लिखिए लोथल। हम सब जानते हैं प्रेजेंट लोकेशन गुजरात है और एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है किसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इसकी खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी। सबसे ही पहली चीज ध्यान रखेंगे, लोथल वाज अ पोर्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। यह इस सभ्यता का बंदरगाह था। दैट वाज अ पोर्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। और क्योंकि पोर्ट था, क्योंकि बंदरगाह था, तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, दैट इज कंसीडर्ड एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन। इसीलिए इसे इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। यहां से मिलने वाली इंपॉर्टेंट चीजों में लिख लीजिए, हमें मिली हैं करेंसीज ऑफ पर्शिया या फारस की मुद्राएं। और फारस की मुद्राओं का, भाई आप सब जानते होंगे पर्शिया या फारस किस देश का पुराना नाम है, ईरान को ही पहले पर्शिया या फारस कहा जाता था। करेंसीज ऑफ पर्शिया या फारस की मुद्राएं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, फारस की मुद्राओं का लोथल से मिलना ये साफ साफ दर्शाता है कि जो लोथलवासी थे या तो वो फारस तक या ईरान तक पहुंचे होंगे, या फिर फारस और ईरान के जो लोग थे वो कहां पर आए होंगे, वो लोथल आए होंगे। इसीलिए वहां की जो करेंसीज थी वो किसके पास पहुंची, लोथलवासियों के पास पहुंची। इसके अलावा आपसे पूछेंगे
कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से हमें चावल की कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स या चावल के दानों के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से। ये आपसे पूछेंगे कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा स्थल था जहां के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी क्या थी? जानकारी प्राप्त थी। तो दैट प्लेस वाज लोथल, वो भी लोथल था। इसके अलावा बाजरे के दाने भी हमें कहां से मिले? लोथल से मिले। इसके अलावा लिखेंगे एविडेंस ऑफ अ मम्मी या एक मम्मी का साक्ष्य। अब ये मम्मी क्या है? आप सब जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में या मिस्र की सभ्यता में व्यक्ति के मर जाने के बाद उसे ना तो जलाया जाता था ना ही दफनाया जाता था, बल्कि उसके शरीर पर एक पेस्ट लगाकर उसके पूरे के पूरे शरीर में पट्टियां बांधी जाती थी, और वही क्या कहलाता था? हम सब जानते हैं, वही एक मम्मी कहलाता था। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की एक मम्मी का लोथल से मिलना हमें साफ साफ ये बात दर्शाता है कि जो लोथल वासी थे वो केवल और केवल पर्शिया या फारस तक ही नहीं, बल्कि वो कहां तक पहुंचे थे? इजिप्ट तक या मिस्र तक। इसीलिए हमारी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बीच में भी क्या स्थापित होता है? संबंध स्थापित होता है, रिलेशन स्थापित होता है। बहुत ही बढ़िया। मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा कि राइस के अवशेष तो यूपी से मिले थे, लेकिन मेरे भाई आपको याद होना चाहिए कि वो नियोलिथिक पीरियड की बात थी, और वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड नहीं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात हो रही थी। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना पीरियड है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, तो यहां पर केवल और केवल लोथल ही वो स्थल है जहां से हमें चावल की कृषि किए जाने के क्या मिल रहे हैं? साक्ष्य मिल रहे हैं या एविडेंसेस मिल रहे हैं। इसके अलावा हमें यहीं से क्या मिली है? डुएट ग्रेव्स मिली हैं या युगल कब्रें मिली हैं। यहां से हमें ऐसी कब्रें प्राप्त हुई है जहां पे पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया था। इसके बाद अगला स्थल लिखिए कालीबंगा, और हम सब जानते हैं वर्तमान में राजस्थान में है कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में ही एग्जिस्ट करता है कालीबंगा, और हम सब जानते हैं इसकी खोज 1953 में एक घोष के द्वारा की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं लिख लीजिए। सबसे पहले जुते हुए खेत, जुते हुए खेतों के हमें कुछ एविडेंसेस, कुछ साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहीं से हमें प्राप्त हुए हैं कुछ हवन कुंड भी, कुछ हवन कुंड के साक्ष्य। इसके अलावा यहीं से हमें मिले हैं कुछ हल के निशान। इसके अलावा कुछ काली मिट्टी की मोहरें। इसके अलावा काली मिट्टी की बनी चूड़ियां। और एक लिख लीजिएगा ईंटों के बने चबूतरे भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। अगला स्थल लिखिए बनवाली या बनावली। हम सब जानते हैं वर्तमान में हरियाणा में एग्जिस्ट करता है बनवाली, और हम सब जानते हैं इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। इसके खोजकर्ता थे आर.एस. बिष्ट। यहां से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जैसे तिल, यहीं से हमें मिलते हैं सरसों के ढेर, या कुछ अच्छे किस्म की जौ या बार्ले भी हमें कहां से मिलती है? बनवाली से मिलती है। इसके अलावा सड़कों एवं नालियों के अवशेष, सड़कों एवं नालियों के अवशेष। इसके अलावा लिख लीजिए मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियां। और इसके अलावा लिख लीजिएगा सेल खड़ी की मोहरें और पकी हुई ईंटों के साक्ष्य। ये सारे के सारे हमें कहां से मिले हैं? बनवाली से। इसके अलावा अगला स्थल अगला लिखिए सुरकोतदा। अगला स्थल लिखिए सुरकोतदा। 1964 में जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई, और ध्यान रखेंगे ये भी कहां पर है? वर्तमान में सिंध, पाकिस्तान में।
और यहाँ से हमें मिली हैं बोन्स ऑफ हॉर्सेस या घोड़े की अस्थियाँ। बोन्स ऑफ हॉर्सेस या घोड़े की अस्थियां। और ध्यान रखेंगे प्रचुर मात्रा में और अधिक संख्या में जो हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य या एविडेंसेस मिले हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? सुरकोतदा नामक स्थान से, जिसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान के सिंध में एग्जिस्ट करती है और 1964 में इसकी जो खोज है वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। जी, इसके बाद अगले महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बात करेंगे। लिखिए रंगपुर। अगला महत्वपूर्ण स्थल होता है रंगपुर, जिसकी खोज 1931 में एमएस वत्स माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है गुजरात के अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में एग्जिस्ट करता है रंगपुर, जिसकी खोज एमएस वत्स के द्वारा की गई थी। और यहां से मिलने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लीजिएगा। कच्ची ईंटों के बने दुर्ग। दुर्ग का मतलब आप सब समझते हैं किला, फोर्ट। कच्ची ईंटों के बने हुए दुर्ग हमें मिले हैं रंगपुर से। इसके अलावा यहां से हमें नालियों के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा यहां से हमें मृत भांड प्राप्त होते हैं। मृत भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट प्लेस कोट दीजी। अगला प्लेस लिख लीजिए कोट दीजी। ये वो स्थल है जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होती है, क्योंकि मुख्य रूप से जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, चन्हुदारो इन जगहों से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कोट दीजी के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1935 ईस्वी में की गई और जो धुर्ये के द्वारा की गई थी। वर्तमान लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी सिंध प्रांत में ही क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। और यहां से जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें मिली है वो है कांस्य की चूड़ियां या बैंगल्स मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज की बनी हुई चूड़ियां हमें यहां से मिली हैं। इसके अलावा यहां से हमें धातु के उपकरण और सबसे महत्वपूर्ण चीज हथियारों के साक्ष्य या एविडेंसेस मिले हैं। यहां से हमें हथियार प्राप्त हुए हैं। अगला प्लेस लिखिए धौलावीरा। वर्तमान लोकेशन आप सब जानते हैं गुजरात में है धौलावीरा, जो भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। और हम सब जानते हैं इसकी खोज भी 1990-91 में आर.एस. बिस्ट के द्वारा की गई थी। और भारत में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बड़े स्थलों के बारे में बात करें तो उसी में से एक धौलावीरा भी है। हालांकि सबसे बड़ा राखी गढ़ी को माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे राखी गढ़ी के साथ साथ धौलावीरा भी एक महत्वपूर्ण स्थल इसका माना जाता है। लिख लीजिएगा, यह राखी गढ़ी के बाद भारत में सर्वाधिक विस्तृत स्थल है। और अगर हम बात करें राखी गढ़ी के बारे में तो ध्यान रखेंगे राखी गढ़ी ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगेस्ट साइट या सर्वाधिक बड़ा स्थल माना जाता है। नोट कीजिए फटाफट। जी, तो ध्यान रखेंगे ये कुछ वो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के तहत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के बारे में या लिपि के बारे में तो ध्यान रखेंगे ये एक इस सभ्यता के लोगों के द्वारा लिपि की खोज तो कर ली गई थी, लेकिन वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या वो एक भावचित्रात्मक लिपि मानी जाती है। और यही कारण है दैट इज स्टिल अनआइडेंटिफाइड। और यही कारण है कि उसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए हमने इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में रखा है। वेयर इज राखी गढ़ी? ध्यान रखेंगे हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी एग्जिस्ट करता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और अगर हम करेंसी के बारे में बात करें या मुद्रा के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसमें बार्टर सिस्टम चला करता था। कहने का मतलब वस्तु के बदले
वस्तु का आदान प्रदान होता था। फाइनली आपसे पूछेंगे कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसका अंत कैसे हुआ था। मेन रिवर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लीजिए मेरे भाई, अगर आप बात करें सबसे मेन रिवर की तो भाई वो कौन सी हो जाएगी, इंडस हो जाएगी ना, सिंधु नदी हो जाएगी, जो सबसे प्रमुख नदी हुआ करती थी इस सभ्यता की। हालांकि इसके बाद जब हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे तो वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती होगी, लेकिन इंपॉर्टेंस फिर भी किसकी बनी रहेगी, सिंधु नदी की बनी रहेगी। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये सवाल है या फिर इस बात पर हमेशा विवाद रहा है, डिस्प्यूट रहा है कि इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है, कुछ पुरातात्विकों का ऐसा कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि उत्तर पश्चिमी या नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री से हमारे देश में इंपोर्ट जो था, जो आयात था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि पूरे के पूरे एरिया में क्या फैल गई, फैल गया, मलेरिया फैल गया, इस वजह से ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना जाता है वो यही माना जाता है कि लगभग 1750 बीसी में, 1750 ईसा पूर्व में फ्लड या बाढ़ आ जाने के कारण इस पूरी की पूरी सभ्यता का क्या हुआ, अंत हुआ। और धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई। लेकिन 1750 बीसी से लेके 1500 बीसी तक पूरे के पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में क्या हुआ इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और ज्यादातर इतिहासकारों का ये कहना है कि वो जो समय था, वो जो टाइम पीरियड था, वो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत के लिए नो मैंस लैंड था। बस इसी वजह से ध्यान रखेंगे ये सभ्यता का अंत लगभग 1750 बीसी में हुआ। और इसके बाद 250 साल के बाद हमारे देश में एक और सभ्यता शुरू हुई जिसको हम ग्रामीण सभ्यता या रूरल सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। इसलिए दोस्तों जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के बारे में, और बात करेंगे किस तरीके से आर्यंस का भारत में आगमन हुआ और किस तरीके से रचनाएं हुई हमारे सारे के सारे वेदों की, और क्या क्या विशेषताएं रही वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता की। गंगा नदी, भाई अभी तक हम गंगा नदी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे ईस्टर्न स्थल मिला है वो मेरठ उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर मिला है। उसके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो गंगा नदी तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए कहानी को यहां पर समाप्त करेंगे, अगली क्लास में मुलाकात